पहला है आपके पास नॉन्स्ट इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से हर साल लगभग क्वेश्चन आता है 1 ईयर या 1 ईयर के गैप में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नॉन्स्ट इक्वेशन। इसमें देखो पहला फॉर्मूला आता है, अगर आपको 1 इलेक्ट्रोड दे दिया, 1 एक ही इलेक्ट्रोड दिया है सपोज कोई भी, जैसे मैंने लिखा m n प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m। कॉपर हो सकता है, जिंक, केवल एक चीज दी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए होगा E mn प्लस m इज इक्वल टू E नॉट mn प्लस m माइनस RT अपॉन NF। लॉग में ln है और ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो R की वैल्यू फिक्स होती है 8.314, टेम्परेचर फिक्स होता है 298 केल्विन टेम्परेचर, और F है फैराडे कांस्टेंट 96500 ये सारी वैल्यू रखनी है। और ये ln होता है नेचुरल लॉग, ln का बेस होता है log E, ठीक है। तो जो ln होता है इसका बेस कौन सा होता है, E, यहाँ पे हो जाएगा log E। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन आंसर करते हो तो log 10 करना पड़ता है, तो इसके लिए हो जाएगा 2.303 ln। अब ये सारी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, तो क्या करेंगे E, अब ये मेन है जो आपको याद रखना है, mn प्लस m इज इक्वल टू E नॉट mn प्लस m माइनस 0.0591 अपॉन n है जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और फिर आगे लॉग। अब ये लॉग जब भी लिखेंगे तो इसका मतलब समझ जाना बेस 10 होगा इसका। और प्रोडक्ट यहाँ पे जो जिसमें कोई चार्ज नहीं होता उसका उसकी कंसंट्रेशन 1 एज्यूम करते हैं, और ये mn प्लस, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया फॉर 1 इलेक्ट्रोड। आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, तो पहला ये वाला फॉर्मूला, लेकिन आया कैसे इससे, तो ये दोनों फॉर्मूले आपने लिख देने। तो कई बार वो सिंपल फॉर्मूला दे देता कि बताओ नॉन इक्वेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो ये वाला भी दे सकता हूँ, ये वाला भी दे सकता है, तो दोनों लिख दो। यस सर। सर लिख दिया। हाँ, अब ये है 1 इलेक्ट्रोड के लिए। अब अगर 1 इलेक्ट्रोड ना हो, सेल हो, ओवरऑल दोनों चीजें आ गई हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास होता है फोर्स शेल का मतलब दोनों चीजें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगी, जैसे Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस C। तो इसमें देखो आप न्यूटन यूज करते हैं ना, न्यूटन। यस सर। हाँ, तो इसमें देखो क्या होगा कि जो ई सेल है आपके पास, ई सेल में क्या, ई सेल मतलब सारी जो फॉर्मूला आपका पूरा फॉर्मूला सेम है, पूरा फॉर्मूला हमने सेम लिखना है। और सिर्फ हमने क्या करना है कि ई नॉट की जगह पे ई सेल लिख दो बस, यहाँ पे ई सेल आ जाएगा बस, और यहाँ पे ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। अब देखो प्रोडक्ट में दो है, Cu2 प्लस और ये, तो यहाँ पे हो जाएगा Zn2 प्लस और Cu, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में Zn और Cu2 प्लस। लेकिन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है उसकी वैल्यू को 1 ले लो, Zn Cu इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फिक्स है कि जिसमें कोई चार्ज नहीं है उसकी वैल्यू को 1 एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1n, तो यहाँ पे से रखोगे तो ये फाइनल हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग ऊपर हो जाएगा Zn2 प्लस और नीचे हो जाएगा Cu2 प्लस। तो जिसमें चार्ज होगा उसकी कंसंट्रेशन होती है, बाकी की नहीं होती। तो सेकंड फॉर्मूला ये,
और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये यस लिख लो सर। इसमें ये भी तो होता है कि पहले उसका वो निकालते हैं कि n क्या आएगा, उसके बाद हाँ, n को यहां से निकाल लो, जैसे ये Zn है ना, तो Zn से हाँ जी, Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई, तो चेंज कितना हुआ, फ्री n2 स्टेट आ में गया 0 इसका। होता है, हाँ तो 2 आ जाएगा। और ऐसे ही कॉपर का निकालना है, तो कॉपर के लिए भी Cu2 प्लस है, और ये यहाँ पे Cu2 प्लस और लास्ट में Cu, Cu में क्या होगा, चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक। तो उस केस में भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसीलिए ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखो Cu2 प्लस से Cu, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इनडायरेक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब ये डायरेक्ट है आप डायरेक्ट कर सकते हो, या तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखो यहाँ 2 प्लस चार्ज, यहाँ पे भी 2 प्लस चार्ज, तो इसीलिए इसका जो Z है वो 2 हो जाएगा, सॉरी N2 हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन में N, यहाँ Cu में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, हाँ, तो ये प्लस Cu 2d। हो जाएगा, और ये Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn2 प्लस हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक। यस सर। हाँ, तो ये इसकी सेकंड रिएक्शन है। इसमें वो कई बार ये पूछता है आपसे कि बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस तक पता कैसे चलेगा हमें, या ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है। वो इसका वो निकालते हैं ना, ई सेल, हाँ, तो जब ई उससे। सेल अगर आपने निकाला, ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर जो प्लस चार्ज आ गया तो इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, केवल हमने साइन देखना है बस, ठीक है। आपने ई सेल में केवल क्या देखना है, साइन देखना है, कि अगर पॉजिटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो कई बार वो ये नहीं कहेगा कि ई सेल निकालो, वो कहेगा बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या इक्विलिब्रियम में। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई मतलब ये क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट। इसमें वो दे रखा होगा ना, ई की वैल्यू जो ई डॉट की हाँ, होती है वैल्यू। अगर ई नॉट सेल है, इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। दोनों की रिडक्शन वैल्यू लिखते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाता है ई नॉट सेल, ठीक है। फिर उसको फॉर्मूले में पुट करना है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो पहले आपको ये लिख देने बेसिक चीज, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, लिमिटेड ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यस सर। ठीक। तो ये सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई। सर आ गई। अब थर्ड आता है इसमें इक्विलिब्रियम पे, तो जैसे हमने कह दिया इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यही रिएक्शन लिख दी, कौन सी वाली, ये एम, और या Zn वाली लिख देते, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे कि जब अभी हमने लिखा था ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और यहाँ पे हमने लिख दिया था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम में यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी एट इक्विलिब्रियम। तो तीसरा पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से आप इसको और इसकी जगह पे के लिख लेंगे हम लोग, हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के। तो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास, इक्विलिब्रियम के बेस पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा।
क्योंकि ये तो जीरो हो Yes, गया, sir. ठीक है, और ये है, ये इधर से माइनस है तो दूसरी जगह जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला लिख लो तीसरा फॉर्मूला। लिख लिया? Yes, sir. इसमें E सेल 0 होना है ना? हाँ, ई सेल जीरो होगा, ये ई नॉट नहीं, ई सेल जीरो हो जाएगा। ई नॉट तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो जीरो होता नहीं, स्टैंडर्ड की वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब दोनों चीज बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, ई सेल ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. हाँ, और अगर ये 0.59 नहीं दिया होगा तो क्या करता है कि इसको मैंने अभी बोला था, इसको हमने किसकी जगह पे यूज किया था, RT/NF, ln की, ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो 0.0591 आया था वो इन सबकी जगह पे आया था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन में ये वाला दे देगा कि बताओ ई सेल, ई नॉट सेल और के में क्या रिलेशनशिप है। Yes, और sir. फोर्थ इसमें आता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है कि एक तो पहला है डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, पहला फॉर्मूला। डेल जी नॉट मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। और अगर ये नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, अगर ये नॉट नहीं होगा तो सिंपल हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल। तीसरा फॉर्मूला आता है कि डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम। अगर वो कहता है कि मैक्सिमम वर्क बताओ तो जो डेल जी नॉट की वैल्यू उसको साइन माइनस कर दो, वही वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, अब फोर्थ में क्या आता है कि सपोज करो उसने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो यहां से आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी माइनस एन एफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने कही थी RT/NF ln के, तो ये NF से NF कैंसिल हो जाएगा। ln का मतलब होता है 2.303 RT log, तो ये हो जाएगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें 4 फॉर्मूले यूज होते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बार अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आया है तो ये नॉन इक्वेशन से आया है। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो ये पहला आपका फॉर्मूला वाला पोर्शन हो जाता है। अब सेकंड फॉर्मूला का देखते हैं। सेकंड जो फॉर्मूला है वो आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को दिखाते हैं C से या G से। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, पहला फॉर्मूला। ठीक है। Yes, sir. अब सेकंड आता है कंडक्टेंस के बाद आता है रेजिस्टेंस का। आपने पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो अगर हम इन दोनों को हटा देंगे तो ये आ जाएगा L/A। अब अगर हम प्रोपोर्शनल साइन भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो,
और इस रो को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो रो इज इक्वल टू हो जाता है RA/L। ठीक है, तो रो मीन्स होता है रेजिस्टिविटी, रो मीन्स रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी है उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा रेजिस्टेंस एरिया और अपॉन लेंथ। ये है रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ। एरिया को कई बार हम पाई आर स्क्वायर भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होगा, वायर का होगा तो स्क्वायर हो जाता है, स्फीयर टाइप का हो जाता है, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया अगर नहीं दिया होगा तो रेडियस दे देता है। एरिया में ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सर लिख दिया। लिख लिया। अब इसमें थर्ड आता है कंडक्टिविटी। थर्ड इसमें हेडिंग आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कहते हैं यहाँ पे कप्पा, कप्पा। तो ये होता है आपका 1 रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला था RA/L। तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1/R इंटू L/A। तो ये हो गया एक फॉर्मूला कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी को कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यस K सर। इज इक्वल टू 1/ρ, यानी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, और ये हो जाता है रेजिस्टिविटी RA/L। L ऊपर चला जाएगा तो 1/R और 1/A। अब देखो 1/R को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस भी कहते हैं, तो CL/A भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक और वर्ड आता है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, तो जो सेल कांस्टेंट होता है वो होता है G* या G*। इसकी वैल्यू होती है L/A। तो कई बार इसे लिख देता है G और G**, क्योंकि जो सेल कांस्टेंट, क्योंकि जो कोई भी कंडक्टिविटी सेल होगा उसकी लेंथ और एरिया तो सेम होगी, चाहे आप कितनी भी एक्सपेरिमेंट करो। तो कहता है इन दोनों का रेशियो को कहेंगे हम सेल कांस्टेंट, और ये डिनोटेड बाय G*। तो G* होता है L/A। तो यहाँ भी रख सकते हैं, L/A से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल टू, कई बार बुक में लिखा होता है G इंटू G*। तो ये वाला यूज होगा यहाँ सेल कांस्टेंट के लिए, ये वाला फॉर्म। सर लिख दिया। लिख दिया ना। अब इसके बाद आता है यस मोलर सर। कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम λm से, इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/मोलैरिटी। या फिर कप्पा इंटू वॉल्यूम। तो ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। फिर है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए केवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस, लेमडा इक्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, और या फिर कप्पा इंटू वॉल्यूम। यस सर। ठीक,
तो ये आपका एक और पोर्शन है जो आपका फिनिश होता है। तो कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। तो सेकंड न्यूमेरिकल पोर्शन ये। अब थर्ड वाला न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं हम लोग, मतलब इन चारों में से एक ना एक से पूछ लेता है बस। एक है कोलोस लॉ। सर हाँ वो स्कूल में कहते थे कि ना जो 10 इयर्स है ना, हाँ सारा पेपर उससे बनाया है, बस उससे क्वेश्चन था थोड़े मतलब मोड़ मोड़ के बनाए हैं। किसने, बोर्ड ने आपके? हाँ जी, वो कह रहे कोई कॉन्फ्रेंस हुई होगी ना हाँ टीचर्स की, तो वो बोर्ड वाले यही कह रहे थे कि आईआईटी जेई लेवल के कुछ नहीं आएगा, बस सारा 10 इयर्स ही आएगा, वही तो पढ़ना है। एक काम करो, 10 इयर्स है आपके पास इसके? यस सर। तो जो मैं जैसे मैं पीडीएफ बनाता हूँ आता है आपको ऐसे बनाना? सर वो नेट पे किताब मिल जाती है पूरी, मेरे पास असली वाली भी पढ़ी हुई है, अरिहंत की है। अरिहंत की उसमें 10 इयर्स चैप्टर वाइज 10 इयर्स है। है ना? तो आप ये तो उसे मुझे सेंड कर दो, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करा देता हूँ। अभी मेरे पास है नहीं ना वो। उसमें सॉल्यूशंस भी है, क्वेश्चंस भी है। अच्छा, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना हम पहले 10 इयर्स की। तो पहले हाँ फॉर्मूले तो जी। आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हाँ जी। ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे 100%। वो तो जब बोर्ड लेवल आप 10 ईयर देखोगे तो इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो हम्म। क्योंकि हर साल बोर्ड में नॉन इक्वेशन पूछता है, कभी वो कंडक्टेंस वाला पूछता है, कभी कोलरॉक्स लॉ पूछता है। फेराडे लॉ कट कर दिया या है अभी आपके पास? फेराडे लॉ है। हाँ, तो बस इन चारों में से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब 10 ईयर देखोगे तो आप इस 10 ईयर में आपको चारों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नहीं, वो टीचर्स को कंफ्यूजन हो रहा था ना कि जेई का लेवल का नाम बना दें वही वाला क्वेश्चन पेपर, पहले कई लोग कह रहे थे कि वैसा आएगा नहीं, ऐसा है एमसीक्यू ना, वाला। जेई का नहीं होता। वो जब आप ऑब्जेक्टिव करते हो ना, तो जब ऑब्जेक्टिव करते तो आपको 4 ऑप्शन आते हैं। तो 4 ऑप्शन में क्या होता है कि आप उस जो ऑप्शन बन जाते हैं वो उसी टाइप का बन जाता है, क्योंकि लैंग्वेज उन्हें कहीं से लेनी पड़ेगी। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं से उठा के दे देते हैं उसे। अब वो जो पेपर अच्छा। जैसे नीट लेवल का पेपर होता है, आपका पेपर नीट लेवल का बनता है, फिर मेंस का नहीं बनेगा। तो जो नीट के हम्म। क्वेश्चंस होते हैं वो आपके उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा नीट लेवल और आपका एनसीईआरटी पूरा मिलता जुलता है। ये जो आपका सिलेबस होता है ना, ये पूरा हम्म। नीट लेवल से मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कौन अच्छा। क्वेश्चन बनाएगा और कौन ऑब्जेक्ट करेगा, तो ये बड़ी दिक्कत होती है, कौन करेगा इतनी मेहनत। तो जो पहले से आए हैं उसी क्वेश्चन को उसमें डाल देते हैं, क्योंकि अब आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे ना सारे। हाँ। जो नीट का क्वेश्चन होता है वो डिक्टो होता है आपका सिलेबस बेस्ड। यस सर। हाँ, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अगर आप नीट का पेपर सॉल्व कर देते हो तो ये मान के चलो कि उसी उसी के अराउंड में क्वेश्चन बनेंगे आपके, नीट के क्वेश्चन के बेस पे। यस सर। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। हम्म। तो ये फॉर्मूले में देखो, अब कोलरॉक्स लॉ में क्या होता है, कोलरॉक्स लॉ में आता है एक वर्ड आता है ये नॉट। इसका मतलब होता है लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसने लिमिटिंग वर्ड यूज किया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लिमिटिंग का मतलब होता है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जब आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। जैसे आपने किसी चीज को समुद्र में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, अब ये इसका ये तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया। जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन होता है तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जैसे आपने NaOH डाल दिया, तो NaOH को जैसे आप डालोगे तो क्या होगा, अब NaOH बचेगा नहीं, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो गया होगा। ये 100% डिसोसिएशन हो जाता है, तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं बचेगी फिर। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो उसे हम इससे दिखाते हैं। तो इसी के बारे में बोला था कोलरॉक्स लॉ। ठीक है, तो ये जनरली किस पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ओनली, और इसकी हेल्प से हम वीक की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
ठीक। यस सर। हाँ, तो इसके लिए आपको उसने 3-4 एप्लीकेशन दिए, उसके 4 एप्लीकेशन है और एक वैसा फॉर्मूला, यानी 5 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक, तो मैं आपको उसका भी लिखता हूँ। आपको क्या करना है कि 10 ईयर्स में से पहचानने हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि आज 1 2 3 दिन हूँ मैं, 15 तक शायद, फिर मुझे जाना पड़ेगा कहीं। ये सर कोई बात नहीं, मेरा फिजिक्स का पेपर पहले आना, पहले मैं उसी की तैयारी कर लूंगा, हाँ, फिजिक्स और मैथ्स का। बस तो आज 1-2 दिन में हम ये रिवाइज, केवल आप फॉर्मूले लिख दो बस सारे, 1-1 घंटे में, है ना। हम सारे है। फॉर्मूले लिख देते हैं बस। फिर हम उसे अप्लाई कब करेंगे, जब हमारा टर्न आएगा। तो उसमें 13 डेज तो छुट्टी है ही, तो उसमें तो 2-3 आवर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बाकी जो सीबीएसई वाले इनका तो पेपर स्टार्ट होंगे 3 से, तो इनका भी लास्ट में ही है, इनका भी 14 को ही वो है, केमिस्ट्री है, तो यस इनका सर। भी लास्ट पेपर ही है केमिस्ट्री का। तो ये लोग तो तैयारी कर रहे होंगे, इनको 3 या 4 डेज मिलते हैं बस, लेकिन आपका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये लिख लिया आपने कोलडॉक्स लॉ का। ये सर लिख लिया। अब इसके बाद देखो इसके लिए क्या होगा, जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया Na2SO4, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 इंटू, ये देखो Na के 2 है तो 2 इंटू Na+ और SO4 2-, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे Al2 और SO4 का होल थ्राइस, तो नॉट में, तो ये इक्वल हो जाएगा। देखो Al के 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा नॉट Al 3+, और SO4 के 3 है यहाँ पे, तो 3 इंटू लेमडा नॉट SO4 2-। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से पहला निकालना पड़ेगा। तो पहला आपका यही, ये फॉर्मूला भी यही है, इसकी डेफिनेशन भी यही है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होती है, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये लिख लो फर्स्ट। सर लिख लिया। अब सेकंड इसके एप्लीकेशन में आ जाता है। सेकंड आता है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में पहला आपका आता है कि टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग का तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन अब वीक का कैसे निकालेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे, हेल्प से हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला, आपके पास एक क्वेश्चन आता भी है। देखो पहले दे देगा वो CH3COONA, इसकी वैल्यू दे दी सपोज उसने 500। दूसरा आपको दे दी उसने NaCl, इसकी वैल्यू दे दी सपोज उसने 300। और तीसरा दे देगा वो आपको HCl, सॉरी, हाँ HCl। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है आपको दे देगा 400, और कहेगा कि वीक एसिटिक एसिड की वैल्यू बताओ। ठीक है, एसिटिक एसिड की वैल्यू बतानी है आपको। तो हम क्या करेंगे, देखो अब ये वीक है, आपको पता है कि एसिटिक एसिड वीक होता है, तो वीक को तो हम इस फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते, क्योंकि वीक 100% क्या नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता है, तो उसके लिए हम पहले वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, वीक 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को लेते हैं, और ये वैल्यू ले ली हमने, जैसे यहाँ पे ले लिया CH3COONA, इसको अगर तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, CH3COO- और Na+ में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई।
ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, NaCl की। NaCl को ब्रेक डाउन करोगे तो किस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, HCl वाला, ये हो जाएगा लेमडा H प्लस और Cl माइनस। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसमें क्या करेंगे हम कि ये वैल्यू आ जाए हमारे पास CH3CONa, ठीक है। तो देखो CH3CO इसके पास है और H किसके पास है, इसके पास है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो, इसको हटा देता हूं मैं, इसे लिख लो पहले आप। अब इसमें मैथमेटिक्स लगानी है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, ऐड कर दो। यहाँ देखो इसमें करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो और माइनस कर दो सेकंड को। तो माइनस करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, CH3COH आ जाएगा। हाँ COH आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज हमने यहाँ करनी है। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू 500, ये सेकंड, मैंने क्वेश्चन पहले किया हुआ है वैसे, हाँ ये थर्ड है मुझे याद आ 400 गया। और इसे माइनस कर दो 300 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 600। तो 600 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 600। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग की हेल्प से आपको वीक की वैल्यू निकाल। हाँ ये क्वेश्चन पूछ भी लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो टफ पूछ लेता है इससे भी ज्यादा। बस आपको इक्वेशन बनानी है और देखना है कि क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये तो बेस लेवल है, ये इससे तो मतलब सारी हो जाएंगे अगर ये हो गया तो। हाँ तो ये समझ में आ गया आपको। ये सर आ गया। अब देखो क्वेश्चन इसका सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसमें इसको दिखाते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा MC अपॉन लेमडा नॉट M। M का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी, तो ये मोलर कंडक्टिविटी है। C का मतलब एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन, और नॉट का मतलब लिमिटिंग से। तो ये हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये दो चीज है। तो यहां से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, और अल्फा को ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। सर लिख दिया। लिख दिया। अब थर्ड आता है, क्योंकि जो भी आप 10 ईयर से करोगे या कहीं से भी करोगे आप, तो ये फॉर्मूले आपको यूज जरूरी चाहिए होंगे। थर्ड आता है आपका टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के की वैल्यू निकालनी है आपको। के का फॉर्मूला आ जाता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम लेते हैं मोलैरिटी, और अल्फा भी हमने कहा अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये इसका थर्ड फॉर्मूला हो गया हमारे पास। K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर लिख दिया। लिख दिए। अब इसके बाद इसका फोर्थ फॉर्मूला आता है, फोर्थ फॉर्मूला इसमें आता है टू कैलकुलेट द solubility of aspiringly soluble salt। तो
इसके लिए क्या फॉर्मूला, देखो अभी हमने कहा था लेमडा नॉट एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो जो मोलैरिटी होती है, अच्छा ये नॉट हटा दो पहले, ये मोलैरिटी होती है, तो मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी एक ही बात है। मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी का, तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको अपॉन में ले जाओ, ये हो जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन लेमडा एम। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फोर्थ फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का हमारे पास कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, मोलैरिटी निकालनी है, वही हमने सॉल्युबिलिटी कह दिया। तो आपको ये दिया होगा कप्पा दिया होगा और ये दिया होगा लेमडा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी, और इससे आपको ये निकालना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसके 4 ही फॉर्मूले। तो ये आपका थर्ड पोर्शन कंप्लीट होता है। तो कई बार ज्यादातर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देते थे, तो 2 अलग अलग पॉइंट से देते थे, इसीलिए आपको कह रहा हूं अगर आप 10 ईयर से कोई भी क्वेश्चन उठाते हो कहीं से भी, तो ये 4 न्यूमेरिकल के पोर्शन है, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता न्यूमेरिकल का। इसको अप्लाई करना आना चाहिए बस। यस सर। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अब एक काम करो, मीटिंग तो खत्म हो रही है, रिज्वाइन कर सकते हो, अभी 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, फेराडे लॉ भी खत्म कर देंगे। सही, या फेराडे लॉ के मैं खुद ही कर लेता हूँ आज। हाँ ठीक है, आज खुद कर लो, फिर कल आज बाकी खुद कर दूंगा मैं, और ये भी रिवाइज कर दूंगा। ठीक, कल करते, फिर कल जरूर हो जाना ज्वाइन। ठीक है, यस सर, हो जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।